हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है फाइनेंशियल लिवरेज। आज हम फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल लिवरेज क्या बताता है। वित्तीय उत्तोलक संस्था की गतिविधियों में प्रयुक्त ऋण तथा इक्विटी के कोषों के मिश्रण को बताता है। वित्तीय उत्तोलक यह बतलाता है कि पूंजी संरचना में स्थायी लागत वाली पूंजी व परिवर्तनशील लागत पूंजी का प्रयोग किस अनुपात में किया गया है। स्थायी लागत वाली पूंजी क्या होती है? ऐसी पूंजी जिस पर एक निश्चित दर से ब्याज या लाभांश का भुगतान करना पड़ता है। इसमें शामिल हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन। इनको एक निश्चित दर से ब्याज या लाभांश चुकाना पड़ता है। जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को लाभांश चुकाया जाता है, डिबेंचर को इंटरेस्ट चुकाया जाता है। परिवर्तनशील लागत पूंजी से क्या तात्पर्य है? ऐसी पूंजी जिस पर एक निश्चित दर से ब्याज या लाभांश का भुगतान चुकाने की आवश्यकता नहीं होती। इनमें शामिल है इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटर्निंग अर्निंग। किसी भी संस्था में वित्तीय उत्तोलक दो प्रकार का हो सकता है, दो स्तर का हो सकता है, उच्च स्तर और निम्न स्तर। उच्च स्तर का वित्तीय उत्तोलक कब विद्यमान होगा संस्था में? जब स्थायी लागत वाली पूंजी परिवर्तनशील लागत वाली पूंजी की अपेक्षा ज़्यादा होगी। और निम्न स्तर का वित्तीय उत्तोलक कब विद्यमान होगा? जब संस्था में परिवर्तनशील लागत वाली पूंजी स्थायी लागत वाली पूंजी की अपेक्षा ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ से। और निम्न स्तर का जो वित्तीय उत्तोलक है इसे ही ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहा जाता है, क्योंकि इसमें परिवर्तनशील लागत वाली पूंजी ज़्यादा होती है स्थायी लागत वाली पूंजी की अपेक्षा। इस वजह से इसे समता पर व्यापार के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से यह बहुत ही मोस्ट है निम्न स्तर और उच्च स्तर। इसको फॉर्मूले के रूप में भी पूछा जा सकता है और सिंपली यहाँ स्थायी लागत पूंजी और परिवर्तनशील लागत पूंजी के मध्य ग्रेटर देन और लेस देन का चिन्ह लगा के भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अब बात करें फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करने का सूत्र है EBIT अपॉन EBT। ठीक है, EBIT में से अगर इंटरेस्ट घटाएंगे तो EBT आ जाता है। तो EBIT अपॉन EBT फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अब इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। यहाँ एक कंपनी है जिसमें के पास 3 योजना है और तीनों का अपने को फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करना है। XYZ प्लान्स हैं। यहाँ इसके कैपिटल स्ट्रक्चर में 2 को शामिल हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल है, डिबेंचर है। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है तीनों प्लान्स के लिए, डिबेंचर्स दे रखे हैं तीनों प्लान्स के लिए, EBIT दे रखी है तीनों प्लान्स के लिए। इंटरेस्ट की रेट है 10% ऑन डिबेंचर इन ऑल केसेस। तीनों प्लान्स के लिए इंटरेस्ट की रेट 10% है डिबेंचर पर। अपने को कैलकुलेट करना है फाइनेंशियल लिवरेज। सॉल्यूशन में लिखा है अपन ने कंप्यूटेशन ऑफ द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, तीनों प्लान्स XYZ। EBIT अपने को दे ही रखा है क्वेश्चन में 4000 4000 4000। तीनों प्लान्स की EBIT लिख दी 4000 4000 4000। EBIT में अब अपने को चाहिए EBT के लिए अपने को चाहिए होगा EBIT में से इंटरेस्ट को लेस किया जाए। यहाँ लेस किया इंटरेस्ट 10% ऑफ डिबेंचर। X में डिबेंचर थे 20,000, इसका 10% हुआ 2,000। Y का हुआ 30,000 का 10% 3,000। Z का हुआ 10,000 का 10% 1,000। EBIT में से इंटरेस्ट को लेस कर दिया तो EBT आ गई अपने पास। X प्लान की 2,000, Y की 1,000 और Z की 3,000। सूत्र का उपयोग किया फाइनेंशियल लिवरेज EBIT बराबर EBIT अपॉन EBT। X प्लान के लिए 4,000 अपॉन 2,000 2 फाइनेंशियल लिवरेज। Y के लिए EBIT है 4,000, EBT है 1,000, 4,000 अपॉन 1,000 4। और Z प्लान के लिए EBIT अपॉन EBT 4,000 अपॉन 3,000 1.33। तो इस प्रकार अपन ने फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट कर लिया। इसमें इस उदाहरण में 2 कोर्स कैपिटल स्ट्रक्चर में शामिल थे, इक्विटी शेयर कैपिटल और डिबेंचर। आगे जो एग्जांपल हैं, ए कंपनी हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर में 3 प्रकार के को शामिल हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, डिबेंचर है। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 10 लाख रुपए के, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हैं टोटल 10 लाख रुपए के, 8% डिबेंचर्स टोटल रुपए के हैं 12,50,000 रुपए के। इनके पे 8% इंटरेस्ट रेट दे हैं। EBIT दे रखी है 5 लाख रुपए की। द रेट ऑफ इनकम टैक्स दे रखा है 50%। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। अपने को फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करना है।
EBIT दे रखी है 5 लाख रुपए, इसमें इंटरेस्ट घटाएंगे जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट दे रखा है 8% हैं 12,50,000 रुपये के, तो ये इंटरेस्ट घटाया 1 लाख रुपए, तो ये आ गए 4 लाख रुपए। जब किसी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में तीनों कोष हों, पूर्वाधिकार, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हों, इक्विटी शेयर कैपिटल भी हों और डिबेंचर भी हों, तब सर्वप्रथम तो EBIT में से इंटरेस्ट को घटाया जाता है तथा जो राशि ज्ञात होती है, यहाँ जो ये राशि ज्ञात हुई है 4 लाख रुपए, इसमें से ज्ञात राशि में से पूर्वाधिकार अंशों पर देय लाभांश को सकल करके घटाया जाता है। प्रेफरेंस शेयर जो डिविडेंड है इनको ग्रॉस करके घटाया जाता है, और ग्रॉस करने का जो फॉर्मूला है वह फॉर्मूला है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आफ्टर ग्रॉसिंग अप बराबर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। तो यहाँ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जो था 10 लाख रुपए पे 10% प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड मिलना था, तो 10 लाख का 10% निकाला अपन ने 1 लाख, ठीक है, अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट थी 50%, 50% को मैंने 0.50 लिख दिया, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा, ठीक है। 1 लाख अपॉन 1 में से 0.50 घटाएंगे तो 0.50 और दशमलव को हटाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई में 100 जाएंगे, कैलकुलेट करने पे 2 लाख रुपए आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ फिर अपन ने प्रेफरेंस डिविडेंड को ग्रॉस करके घटाया है तो 2 लाख रुपए आ जाएंगे। इसको सकल करने का मुख्य कारण है क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड EBIT में से EBT आ जाता है, इंटरेस्ट घटाने के बाद EBT में से अगर टैक्स घटाएंगे उसके बाद ही प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को भुगतान किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का भुगतान किया जाता है। इस वजह से यहाँ इसको ग्रॉस करना कंपलसरी है। फिर आगे अपन ने वही फॉर्मूले का यूज किया, EBIT अपॉन EBT, 5 लाख है EBIT, 2 लाख रुपए अपने पास EBT आ गई, तो 2.5 अपने पास फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट हो जाता है। एक और उदाहरण मैंने यहाँ लिया है, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज। उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। 10% की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, टोटल रुपीज़ में है 10 लाख रुपए, उस पर 10% डिविडेंड दिया जाता है। कहने का मतलब ये है। इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 रुपये की, 10 लाख रुपए की। EBIT दे रखी है 6 लाख रुपए की। इनकम टैक्स की रेट है 50%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फाइनेंशियल लिवरेज। इसमें यहाँ देखें तो इंटरेस्ट शामिल नहीं है, यानी डिबेंचर्स नहीं है क्वेश्चंस में। यहाँ केवल 2 ही कोर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल। EBIT फाइनेंस अपने को फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करना है, कंप्यूटेशन ऑफ द डिग्री ऑफ द फाइनेंशियल लिवरेज। EBIT अपने पास दे रखी है क्वेश्चन में 6 लाख रुपए। इंटरेस्ट है नहीं तो डायरेक्ट अपन प्रेफरेंस शेयर जो कैपिटल है इसको ग्रॉस करेंगे, और ग्रॉस करने का सूत्र था प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है 10% ऑफ 10 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए ये यहाँ का रखा है मैंने। 1 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आ गया अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट 50% थी, इसको 0.50 कर दिया। सॉल्व करेंगे तो 1 लाख 1 में से 0.50 घटाए तो 0.50, दशमलव उठाएंगे तो इधर 100 हो जाएगा, कैलकुलेट करने पे आ जाएंगे 2 लाख रुपए। तो ये इंटरेस्ट था नहीं, EBIT में से डायरेक्ट अपन ने प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ग्रॉस करके घटाया है 2 लाख रुपए, तो EBT आ जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल लिवरेज फॉर्मूले का यूज किया, EBIT अपॉन EBT। 6 लाख रुपए EBIT हैं, 2 लाख रुपए EBT हैं, तो इस प्रकार फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट कर लिया। अब बात करते हैं वित्तीय उत्तोलक की विशेषताएं। अपने तीनों एग्जाम्पल देख लिए, तीनों में अलग अलग मिश्रण था, पूंजी संरचना में अलग अलग कोष शामिल थे। तीनों उदाहरण हमने देख लिए हैं। अब बात करते हैं वित्तीय उत्तोलक की विशेषताएं। सबसे पहले स्थायी लागत वाली पूंजी से संबंधित हैं। वित्तीय उत्तोलक का संबंध किसी संस्था की पूंजी संरचना में स्थायी लागत वाली पूंजी की उपस्थिति से होता है। यदि किसी संस्था की पूंजी संरचना में स्थायी लागत वाली पूंजी अधिक है तो उस संस्था में वित्तीय उत्तोलक अधिक होगा। ये अपन ने पहले भी पढ़ा था कि यदि किसी आगे देखा था अपन ने पहले कि यदि स्थायी लागत वाली पूंजी ज़्यादा है और परिवर्तनशील लागत वाली पूंजी है तो उस संस्था में उच्च स्तर का वित्तीय उत्तोलक विद्यमान होगा। अतः और यदि कम है स्थायी लागत वाली पूंजी परिवर्तनशील वाली पूंजी से तो निम्न स्तर का वित्तीय उत्तोलक विद्यमान होगा, जिसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहा जाता है। तो वित्तीय उत्तोलक स्थायी लागत वाली पूंजी से संबंधित होता है। दूसरा, चिट्ठे के दायित्व पक्ष से संबंधित। वित्तीय उत्तोलक संस्था की पूंजी संरचना में स्थायी लागत वाली पूंजी की मात्रा से प्रभावित होता है। अतः यह कहा जाता है
अतः यह कहा जा सकता है कि वित्तीय उत्तोलक का संबंध संस्था के चिट्ठे के दायित्व पक्ष से है। प्रति अंश अर्जनों पर भी प्रभाव पड़ता है। वित्तीय उत्तोलक फाइनेंशियल लीवरेज स्थिर वित्तीय व्ययों के कारण संस्था के लाभों में होने वाले परिवर्तनों का प्रति अंश अर्जनों पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट करता है। यानी जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर पे जो इफेक्ट पड़ता है उसको भी स्पष्ट करता है। और वित्तीय जोखिम, वित्तीय उत्तोलक के कारण संस्था की वित्तीय जोखिम में वृद्धि होती है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं फाइनेंशियल लीवरेज की। इसके बाद अपन बात करते हैं एक कंबाइंड लीवरेज। लीवरेज के दो ही प्रकार हैं मुख्यतः, ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज। जो कंबाइंड लीवरेज हैं यह इसी का मिला जुला रूप है दोनों का, ऑपरेटिंग लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज का। इसकी गणना परिचालन उत्तोलक की मात्रा यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज तथा वित्तीय उत्तोलक की मात्रा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज के सूत्रों से ज्ञात की जाती है। यानी इसका अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है। ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज दोनों की सहायता से कंबाइंड लीवरेज कैलकुलेट किया जाता है। ये इसका फॉर्मूला है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कंबाइंड लीवरेज आ जाएगा। यहाँ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला अपन ने लिखा है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी मल्टीप्लाई, फाइनेंशियल लीवरेज का अपन ने फॉर्मूला लिखा ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ईबीआईटी से ईबीआईटी शहीद तो बच गया कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। तो ये कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला हो गया, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज बराबर कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। ठीक है, और ये किस प्रकार बना, ये ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज दोनों के सूत्रों से ही यह सूत्र निकल के आया है। अब एक उदाहरण दे रखा है, इसमें अपने को कैलकुलेट करना है कंबाइंड लीवरेज। बैलेंस शीट दे रखी है भारत लिमिटेड की, इसमें लायबिलिटी साइड में दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 10 रुपये के ईच, 1,20,000 रुपये की इक्विटी शेयर कैपिटल है। 10% लॉन्ग टर्म डिबेंचर हैं 1,60,000 रुपये के, रिटर्न अर्निंग दे रखे 40,000 रुपये के, करंट लाइबिलिटी दे रखे 80,000 रुपये की। ये हैं लाइबिलिटीज पक्ष। और एसेट्स में दे रखा है नेट फिक्स एसेट्स हैं 3 लाख रुपये के, करंट एसेट्स हैं 1 लाख रुपये के। इस प्रकार टोटल 4 लाख रुपये बराबर हैं बैलेंस शीट। कंपनीज टोटल एसेट्स टर्न ओवर रेशियो हैं 3, कंपनी का जो एसेट टर्न ओवर रेशियो है वह 3। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं 2 लाख रुपये, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो इज 40%, द इनकम टैक्स रेट इज 50%, कैलकुलेट द कंपनी ऑल द 3 टाइप्स ऑफ लीवरेज। यहाँ अपने को तीनों प्रकार के लीवरेज कैलकुलेट करने हैं, और यहाँ तीनों प्रकार के लीवरेज कैलकुलेट नहीं करने होते, केवल कंबाइंड लीवरेज कैलकुलेट करना होता तो भी अपने को प्रथम के 2 लीवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करना था, क्योंकि उनके बिना हम कंबाइंड लीवरेज कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस वजह से यहाँ मैंने ये एग्जांपल लिया है, इसमें अपन तीनों लीवरेज को एक साथ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वही इनकम स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। यहाँ अपन ने सेल किस प्रकार आई है, ये सेल 12 लाख रुपए किस प्रकार आए हैं ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जो सेल आई हैं यह क्वेश्चंस में अपने को दे रखा है एसेट्स टोटल एसेट टर्न ओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। तो टर्न ओवर रेशियो है 3 बराबर सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स हैं अपने पास 4 लाख रुपए। तो सेल बराबर जो टर्न ओवर रेशियो था 3 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एसेट से 4 लाख रुपए से, तो सेल्स आ जाएगी अपने पास 12 लाख रुपए। ये अगले पेज में आपको दिख जाएगा सेल 12 लाख रुपए कैसे आई थी। वेरिएबल कॉस्ट इसमें बिंग 40% दे रखा है, तो 12 लाख का 40% निकाल लिया अपन ने 4,80,000। कंट्रीब्यूशन आ गया अपने पास 7,20,000। इसी को अपन देखें, ये 7,20,000 रुपये आ गए हैं अपने पास। कंट्रीब्यूशन नेक्स्ट पेज पे इसमें मेंशन किया है, कंट्रीब्यूशन आ गए अपने पास 7,20,000। फिक्स कॉस्ट अपने को दे रखी है 2 लाख रुपये, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट कटाया तो ईबीआईटी आ गई 5,20,000 रुपये। ठीक है, ईबीआईटी अपने पास, कंट्रीब्यूशन अपने पास आ गया, ईबीआईटी अपने पास आ गया। ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट किया जा सकता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज
कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT 7,20,000 कंट्रीब्यूशन, EBIT 5 लाख रुपये, 5,20,000 रुपये। ऑपरेटिंग लिवरेज आ गया 1.38। ठीक है, EBIT आ गया। इंटरेस्ट अपने को लेस करना है। इंटरेस्ट कहाँ से आया? इंटरेस्ट दे रखा है, ये रहा क्वेश्चंस। इंटरेस्ट दे रखा है अपने को 10% ऑफ द लॉन्ग टर्म डिबेंचर, 1,60,000 रुपये पे 10% अपने को इंटरेस्ट दे रखा है। यहाँ इंटरेस्ट अपन ने EBIT में से लेस कर दिया, 5,20,000 EBIT है, इसमें से इंटरेस्ट किया 16,000 रुपये, EBT आ गए अपने पास 5,04,000 रुपये। यहाँ से फिर अपने को जो टैक्स दे रखा था, टैक्स भी दे रखा है अपने को, क्वेश्चंस में आए तो वापस टैक्स रेट 50% थी। ठीक है, 50% टैक्स रेट थी। 5,04,000 का 50% निकाला अपन ने तो 2,52,000 आ गए। ये अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गए 2,52,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट किया। EBIT अपने पास है 5,20,000, EBT है 5,04,000, फाइनेंशियल लीवरेज अपने पास आ गया 1.03। कंबाइंड लीवरेज कैलकुलेट किया अपने, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इंटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.38 इंटू 1.03, फाइनेंशियल कंबाइंड लीवरेज आ गया 1.42। तो इस प्रकार अपन कंबाइंड लीवरेज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में तीनों लीवरेज कैलकुलेट कर लिए हैं। सेल्स के 12 लाख रुपए कैसे आए थे, ये यहाँ मैंने वर्किंग नोट में मेंशन कर रखा है। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो अपने को दिया हुआ था, टोटल एसेट्स अपने पास थी, सेल्स को कैलकुलेट करना था। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो था 3, सेल्स टोटल एसेट 4 लाख रुपए थी। सेल्स यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 4 लाख इंटू मल्टीप्लाई 3, 12 लाख रुपए यहाँ से ये सेल्स आ गई थी। ठीक है, ये अपना यहाँ टॉपिक खत्म होता है लिवरेज का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं से भी क्वेश्चंस, बड़ा क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है कि तीनों लिवरेज एक साथ कैलकुलेट करने हों, और एक एक लिवरेज भी पूछा जा सकता है, ऑपरेटिंग लिवरेज या फाइनेंशियल लिवरेज या कंबाइंड लिवरेज। धन्यवाद।